Okay, let's go. जैसा कि मैं फिर अपने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो रहा हूं और आपको एक नई एनर्जी वाली कहानी सुनाता हूं जो आजकल के युवा लोग घिरे हैं, प्रॉब्लम से घिरे हैं। उसमें एक शायरी स्वयं श्रीवास्तव की ये लाइनें हैं, शायरी को उन्होंने गढ़ी है। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी, किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे हैं या मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है या पानी भी लिखा है। आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं अपने उस टॉपिक पर कि जहां पर ठीक है, इन सबको रफ करके चलता हूं। हमारी बात हो चुकी थी और वो थे बहादुर शाह प्रथम। मित्रों, बहादुर शाह फर्स्ट, जिनका नाम मोहम्मद मुअज्जम था, औरंगजेब के बड़े पुत्र थे। इनके बारे में एक वीडियो डल चुकी है, बता चुका हूं कि इनको जो है बहादुर शाह जो है शाह बेखबर के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। एक नाम शायद उस वीडियो में बताना भूल गया था, शाह ए बेखबर। ये अपने राज दरबार की कार्यवाहियों से बेखबर हुआ करते थे, इसलिए इतिहासकारों ने इन्हें शाह बेखबर का नाम दिया। और मित्रों, इस बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जिसका नाम था, पहले का नाम था जहांदार शाह, दूसरे का नाम था जहान शाह, तीसरे का नाम था अजीम उस शान, और चौथे का नाम था रफी उस शान। तो रफी उस शान। मित्रों, इन चारों पुत्रों में युद्ध होता है और अंत में जहांदार शाह जो था वो ईरानी दल के एक नेता होते हैं। यहाँ पर मुगल दरबार में 2 दल होता था, एक हिंदुस्तानी दल और ईरानी दल। दोनों दल के अपने अपने दावेदार होते थे, हेड होते थे। तो इस ईरानी दल के जो हेड थे वो थे जुल्फिकार खां। ये जुल्फिकार खां जो थे ये ईरानी दल के नेता थे, ईरानी दल के नेता। इन्हीं की हेल्प से जहांदार शाह अपने 3 भाइयों को सत्ता से बाहर करता है, मारकर परास्त करता है और शासन की सत्ता और बागडोर अपने हाथ में संभाल लेता है। और इस जहांदार शाह को इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख की संज्ञा दी है। मित्रों, याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है, तो वो ये महान भाई साहब थे जिन्होंने अपने दल के किसी नेता से, किसी वजीर से, या एक हिसाब से मंत्री या नेता ही थे, तो उनसे सहायता लेकर के और अपने भाइयों को हरा देते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं, सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं। चूंकि जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से शासन सत्ता में आया था, अतः इसको ये प्रधानमंत्री बना देता है। जुल्फिकार खां को ये क्या करता है, प्रधानमंत्री का पद बना देता है। लेकिन अब दिक्कत ये पड़ गई कि जुल्फिकार खां भाई साहब ने जहांदार शाह को तो जिता दिया, लेकिन इनके दल में एक हिंदुस्तानी, इनके दरबार में एक हिंदुस्तानी दल भी हुआ करता था। उस हिंदुस्तानी दल के जो नेता थे वो थे सैयद बंधु। और ये सैयद बंधु जो थे ये अपने आप में बड़े ही पावरफुल थे और इन्हें कुछ दिन तक मुगल काल इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है। मित्रों, किंग एक अलग बात है और किंग मेकर एक दूसरी बात है। किंग मेकर जो होता है, जैसे आप देखिएगा इतिहास में कई बार ऐसे लोग, कई पात्र ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने खुद राजा नहीं बने बल्कि राजाओं का निर्माण किया।
जैसे कि मुगल काल में तो आप देख ही रहे हैं सभी बंधुओं को, अपने आजाद भारत में भी देख लीजिए महात्मा गांधी जैसे लोग कि जिसके ऊपर भी हाथ रख देते वो किंग बन सकता था, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। और खैर उन्होंने संविधान सभा में या कैबिनेट में भी कोई भी पद नहीं लिया माननीय महात्मा गांधी जी ने। तो जुल्फिकार खां को तो इन्होंने पीएम बना दिया, प्रधानमंत्री तो भाई साहब बन गए। लेकिन हिंदुस्तानी दल का नेता जो सैयद बंधु था, ये क्या करता है, सो रहा था? नहीं नहीं, सैयद बंधुओं से हेल्प मांगने आ गए कौन? अजीम उस शान का बेटा। अजीम उस शान का बेटा कौन? फर्रुख सियार। फर्रुख सियार ये किसका बेटा था? अजीम उस शान का। इसने आकर के सैयद बंधुओं से हेल्प मांगी और कहा कि मेरे पिता को परास्त करके ये जहांदर शाह भाई साहब सत्ता में आए हैं, तो आप मेरी मदद कीजिए। और सैयद बंधु मदद करते हैं और मात्र इसका जो जहांदर शाह था, इन भाई साहब का शासन मार्च 1712 से लेकर के फरवरी 1713 तक ही इनका शासन चल पाता है। मात्र 10 से 11 महीने में ही, 11 महीने के अंदर ही सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुख सियार जहांदर शाह को अपदस्थ कर देता है, कुर्सी से हटा देता है और अंत में इन्हें दौड़ाकर मार देता है और शीघ्र ही इस सत्ता में प्राप्त कर लेता है। अब चूंकि ध्यान से देखिएगा बेटा आगे की कहानी मित्रों, कि जैसे ही ये जो है जुल्फी ईरानी दल के, हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधु की सहायता से फर्रुख सियार कुर्सी पर कब बैठता है? 1713 में। ठीक है, आगे की कहानी मैं यहां पर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो जब सैयद बंधुओं की सहायता से, अब आ जाते हैं हेड लिस्ट में कौन? फर्रुख सियार। फर्रुख सियार, फर्रुख सियार का ये तीसरे उत्तरकालीन मुगल सम्राट में आते हैं। इनका कार्यकाल कब से है? 1713 से लेकर के 1719 तक चलता है। और इतिहासकार लोग इन्हें क्या कहते हैं? फर्रुख सियार को घृणित कायर कहते हैं। घृणित कायर, ऐसे इन्हें उपाधि दी जाती है इन फर्रुख सियार भाई साहब को। अब चूंकि ये सैयद बंधुओं के सहायता से आए थे, तो सैयद बंधुओं का नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों भाई थे और हिंदुस्तानी दल के नेता थे। इन्हीं दोनों भाइयों को सैयद बंधु की संज्ञा दी जाती थी और मुगल काल में ये किंग मेकर कहलाते हैं, सैयद बंधु। इन सैयद बंधुओं की सहायता से ही फर्रुख सियार जहांदार शाह की हत्या करके सत्ता में आता है। अतः जो सम्राट फर्रुख सियार था ये विवश था और चूंकि कृतज्ञ था किसके? इन सैयद बंधुओं के प्रति, तो एक को वजीर बना देता है, इनको तो ये वजीर नियुक्त कर देता है और इनको मीर बख्शी का पद दे देता है। कौन? ये फर्रुख सियार। जब ये वजीर बन गए और ये मीर बख्शी बन गए, तो इन्होंने शासन की बागडोर अपने हिसाब से संभालने की कोशिश की और इस फर्रुख सियार को कठपुतली बना करके रखना चाहा, क्योंकि भाई इनकी सहायता से ही ये सत्ता में आया था। तो इन दोनों ने इसे कठपुतली बनाना चाहा और वास्तविक राजा खुद को बनाना चाहा। तो फर्रुख सियार इस बात को समझ गया और इनकी कठपुतली न बन करके वो इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। इनके खिलाफ षड्यंत्र कई बार फर्रुख सियार ने रचे, लेकिन चूंकि ये दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान थे और इन्होंने उल्टा ही षड्यंत्र रच दिया। किसके खिलाफ? फर्रुख सियार के खिलाफ। और षड्यंत्र कैसे रचते हैं? फर्रुख सियार की बड़ी कहानी है, वैसे मैं बता देता हूं कि फिर पूरा डिटेल दूंगा आपको। पहले ये बता देता हूं कि इनकी सहायता से एक सत्ता में आया और अंत में जिनकी सहायता से आया, इन्हीं सैयद बंधुओं ने ही इस फर्रुख सियार की हत्या करवा दी। कब? 1719 में। किसकी सहायता से? मराठों की सहायता से। मराठों को बिना इसके आदेश के इन दोनों भाइयों ने, सैयद बंधुओं ने आदेश दे दिया 2 प्रकार के टैक्स वसूलने का। ये इनका मराठों का 2 प्रकार का टैक्स होता था, एक चौथ होता था, दूसरा सरदेशमुखी होता था।